हेलो, तेजस्वी केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान का पाठ 3 वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो देखिए, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो वह वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के स्वतः होने से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से बनती है और विद्युत ऊर्जा के खर्च होने से रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, इस बात का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और विद्युत ऊर्जा बन रही है तो इसका अध्ययन हम करते हैं विद्युत रासायनिक सेलों के अंतर्गत। और विद्युत ऊर्जा का व्यय हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि विद्युत ऊर्जा खत्म हो रही है और उससे क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर। वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर हम इस क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों ही मिला करके क्या कहलाते हैं? वैद्युत रसायन कहलाते हैं। तो वैद्युत रसायन में हम वैद्युत अपघटनी सेलों और विद्युत रासायनिक सेलों का अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत अपघटनी सेलों को पहले हम देखेंगे। तो इनको देखने से पहले हम वैद्युत रसायन में कुछ और परिभाषाएं और सामान्य जानकारी लेते हैं। तो देखिए, हमने पाठ 1 में चालक पढ़ा था। चालक क्या होते थे? वे पदार्थ जो कि धारा का चालन करते थे, क्या कहलाते थे? चालक कहलाते थे। और चालकों को 2 भागों में हमने बांटा, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक क्या होते थे? वे चालक जिनमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता था? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है धात्विक चालक कहलाते हैं। इनकी विशेषता कि इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, नहीं होती। इनके धात्विक चालक के उदाहरण थे धातुएं। सभी धातुएं धात्विक चालकों के अंतर्गत आती हैं। ये धात्विक चालक है, इनका चालकत्व का मान निर्भर करता है कि धातु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। धातु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि धातु की प्रकृति क्या है। साथ में धातु की घनत्व तथा ताप पर हमने पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक होते हैं, उनकी चालकता क्या होती है? कम होती है। और उसका कारण था कि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पर क्या करने लग जाते थे? कंपनीय गति करने लग जाते थे, जिस कारण से इनकी चालकता क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। दूसरे चालक हमने पढ़ा था वैद्युत अपघटनी चालक। और वैद्युत अपघटनी चालक वे चालक होते हैं जो अपनी पिघली हुई अवस्था या फिर उनका जलीय विलयन, या तो उनको हम पिघला लें या फिर उनका क्या बना लें? जलीय विलयन। दोनों में से किसी भी अवस्था में धारा का चालन करते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब इनमें जो धारा का प्रवाह होता है या धारा का चालन होता है, धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा संपन्न होता है। आयनों के द्वारा ही धारा का प्रवाह होने के कारण ये ठोस अवस्था में तो ये कैसे रहेंगे? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं रहते हैं। और जबकि ये अपने जलीय विलयन
या फिर पिघली हुई अवस्था में ही किसकी तरह व्यवहार करेंगे, सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनके उदाहरण हैं अम्ल, क्षार और लवण, ये सभी इनके उदाहरण हैं। ये तो थे वैद्युत अपघटनी चालक पदार्थ की वे जो धारा का चालन आयनों के द्वारा करते हैं। अब देखिए ठोस अवस्था में तो कुचालक होंगे, जलीय विलयन में कैसे होंगे, सुचालक। जैसे हम NaCl का ही उदाहरण ले लें तो जो NaCl ठोस होगा वो तो कैसा होगा, कुचालक होगा, और जो NaCl का जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था होगी वो कैसे होगी, सुचालक, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके आयन मुक्त नहीं रहते, इसलिए ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये चालक दो प्रकार के हो गए। इसी में एक चीज आती है वैद्युत अनअपघटनीय पदार्थ। तो देखिए वैद्युत अनअपघटनीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन और पिघली अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन व पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वैद्युत अनअपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सभी किसके उदाहरण होंगे, वैद्युत अनअपघटनीय पदार्थों के, क्योंकि ये जलीय विलयन व पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आगे देखिए वैद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। तो तनुता के आधार पर वैद्युत अपघट्यों में अपन उनका तनुकरण करें तो तनुकरण करने पर उनका वियोजन कितनी मात्रा में हो रहा है, इस आधार पर वैद्युत अपघट्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में पढ़ेंगे पहले अपन। तो वे अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। पूरी तरह से ये वियोजित हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य या फिर प्रबल अपघट्य कहलाते हैं। इनके उदाहरण क्या होंगे, तो इनके अंतर्गत आते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार तथा लवण। अब लवण किस प्रकार का होगा, या तो उसमें होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इनसे बना हुआ होगा, या फिर दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना होगा, या फिर दोनों ही प्रबल हो, प्रबल अम्ल हो और प्रबल ही क्या हो, क्षार हो, उनसे बने होंगे, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि प्रबल अम्ल का हम उदाहरण लें, HCl है, प्रबल क्षार NaOH हो गया है। लवण का उदाहरण ले ले तो NaCl। अब ये जो लवण मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है NaOH प्लस HCl से। NaOH प्रबल क्षार, HCl प्रबल अम्ल, और इन दोनों के मिलने से क्या बना हुआ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण। तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। साथ में CH3COO Na
अब देखिए CH3COONA है, ये मिलके बना हुआ है CH3COOH प्लस NaOH। तो NaOH तो हो गया प्रबल क्षार और ये CH3COOH है, ये है दुर्बल अम्ल। तो ये जो उदाहरण हो गया ये हो गया दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण। इसी तरह से लिख सकते हैं हम NH4Cl। अब ये मिलके बना हुआ है NH4OH प्लस HCl। तो इसमें HCl तो हो गया प्रबल अम्ल, जबकि जो NH4OH है ये है दुर्बल क्षार। तो इस तरह से ये सभी उदाहरण हैं प्रबल वैद्युत अपघट्यों के। अब दूसरा देखिए, दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इसके अंतर्गत वे अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं, दुर्बल अपघट्य कहलाते हैं। तो ये पूरी तरह से अपने जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे जैसे हम इनको तनुकरण करेंगे, इनके विलयन में जल की मात्रा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वियोजन की मात्रा भी क्या होने लगती है, इनमें बढ़ने लग जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनित भाग को दी गई तनुता पर अपन क्या बोलते हैं, आयन की मात्रा या फिर वियोजन की मात्रा बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। दुर्बल अम्ल का हम उदाहरण देखें तो जैसे कि NH4OH है, ये दुर्बल क्षार है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। इसके साथ ही कार्बोनिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल ही है। अब इनसे बने हुए लवण हम लें तो CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट है। इसमें देखिए CH3COO ये किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है CH3COOH प्लस NaOH। जल का अणु निकल गया तब जाके ये बना है। तो यहाँ पर ये दो है दुर्बल अम्ल और ये है दुर्बल NH4 है, ये NH4OH। तो ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण किसमें आएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में। तो ये तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा के आधार पर। तो ये दो भागों में हमने पढ़ा, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगला देखिए वैद्युत अपघट्य के कारक को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले कारक हम पढ़ेंगे कि अंतर आयनिक आकर्षण। तो इसमें देखिए जब विलय अपघट्य में आयनों के मध्य अगर आकर्षण अधिक होगा तो विलायक अणु उस आकर्षण को क्या निरस्त नहीं कर पाएंगे। उसको आकर्षण को तोड़ने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को अपन बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। अगर ये विलायक का अणु जल है तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। तो आयन आयन आकर्षण की मात्रा यदि अपघट्य के आयन आयन आकर्षण है इसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, जबकि आयन विलायक
आकर्षण की मात्रा क्या हो, कम हो। तो क्या जो अपघट्य हैं उसके आयन के मध्य आकर्षण बल क्या हो, ज़्यादा हो, जबकि जो हम विलायक उसमें मिला रहे हैं उस अपघट्य में, उसके आयन, विलायक के आयन और अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण क्या हो, कम हो। तो इस अवस्था में उसका वियोजन नहीं होगा, और वियोजन नहीं होगा तो चालकत्व भी क्या है, कम हो जाएगा। तो जो अपघट्य है कौन सी श्रेणी में आएगा, दुर्बल श्रेणी में। तो ये कहलाएगा दुर्बल अपघट्य कहलाएगा। दूसरा है आयनों का विलायकन। इस स्थिति में क्या हो कि जो आयन आकर्षण है, आयन आकर्षण ये तो कम हो जाए, जबकि आयन और जो विलायक है उसके मध्य आकर्षण क्या हो जाए, अधिक हो जाए, बढ़ जाए। तो इस स्थिति में विलायक होता है वो आयनों को क्या कर देगा, तोड़ देगा, अपघट्य के आयनों को तोड़ देगा, तो अपघट्य के आयन टूट जाएंगे, तो जो चालकत्व है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस बार जो अपघट्य है वो प्रबल श्रेणी का अपघट्य कहलाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। तीसरा है विलायक की विस्कासिता। तो जो विस्कासिता है वो भी विलायक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ये विलायक जितना अधिक होगा, विस्कासिता ये जितनी अधिक होगी तो आकर्षण भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और चालकत्व उतना ही कम होगा, क्योंकि वो विलायक के अणु को क्या करती है, बांधे रखती है, इसलिए आसानी से नहीं टूट पाते हैं। तो इस कारण से इसमें विस्कासिता अधिक होने पर चालकत्व का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला है विलीन की सांद्रता। देखिए अपघट्य की सांद्रता, कोई भी अपघट्य है उसकी सांद्रता जितनी ज़्यादा होती है उतना ही क्या होता है, वियोजन की चालकत्व भी कम होता है। सांद्रता अधिक होगी तो चालकत्व क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाएंगे, उसका तनुकरण करेंगे, चालकत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण चालकत्व का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है ताप का प्रभाव। तो जैसे हमने चालकों में देखा था कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकत्व क्या हो रहा था, कम हो रहा था, परंतु यहाँ पर ताप बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है, क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और औसत गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वियोजन की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकत्व का मान भी बढ़ जाता है। अतः विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारा आज सामान्य परिचय था वैद्युत रसायन पाठ से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।